अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम। जी, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी आपको? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ बताइए, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके जी, ठीक है। 11 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास अभी तक। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ हैं? शोर बहुत है। अच्छा जवेरिया, शोर बहुत है। मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही जवेरिया आपको? शोर ज़्यादा आ रहा है? शोर ज़्यादा है या मेरी आवाज़ ज़्यादा है? चलिए जी, आई थिंक लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ बिकॉज 45 इनफैक्ट 47 मेरे पास पहले ही हो चुके हैं। स्टूडेंट सिर्फ 10-11 ही हैं मेरे पास। बहरहाल मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ। मीनवाइल जो भी 2-4 स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है। बाकी और किसी को भी शोर आ रहा है? सिर्फ जबरिया को शोर आ रहा है? बाकी स्टूडेंट्स बताएं, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम। बाकियों को क्लियर है आवाज़ मेरी? चलिए मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। ओके जी, केस स्टडी पढ़ रहे थे हम। केस स्टडी में आपका जो थोड़ा सा रिसर्च का एलिमेंट है वो सारी चीज़ें जो है वो साइड बाई साइड चल रही हैं। जो लेक्चर हम सुबह पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे।
ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, पोटेंशियल इंडिकेटर्स आपको समझा दिए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। Observations that are not covered in the above but are all could be useful for the intervention. ये alternative interventions हैं। यानी obviously you have decided कि आपने ये interventions जो है इनको implement करना है, but sometime ऐसा होता है कि कुछ हमारी observations होती हैं जो कि above mentioned मतलब हमने कोई भी मेथड यूज़ किया हो, उसमें अगर हमारी कंप्लीट नहीं होती हैं तो हम उसके लिए मज़ीद कोई और इंटरवेंशन कर सकते हैं, इंश्योर करने के लिए कि हमारे डेटा में जो है वो कोई किसी भी किस्म के फ्लॉज जो है वो बाकी ना रहें। Recommendations हैं ना, recommendations based on the sound synthesis of the study. These should be clear and concise, include what the future directions or activities would need to be taken based on the study finding adjustment. Modification should be included here. ये वही रिकमेंडेशन है कि फ्यूचर में आप किसी को किस को रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि वो उस स्टडी को लेकर आगे चल सकता है, बट उसमें इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है कि ये जो चीज़ें हैं दे शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। रेफरेंसेस आर लिस्ट ऑफ लिटरेचर और अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द टेक्स्ट। आप सबको पता है कि रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड कि हम पूरी लिस्ट लिखते हैं कि जहाँ से हमने लिटरेचर को यूज़ किया है उसकी भी रेफरेंसेस सारे आते हैं, और जो भी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने यूज़ किए हैं तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। केस स्टडी आउटलाइन और टूल, यानी आउटलाइन दे रहे हैं आपको केस स्टडी की या टूल्स पहले जो इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके से केस स्टडी बनाई जाती है। सबसे पहले केस आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी व्हाट इज दिस केस स्टडी अबाउट, किस चीज़ के बारे में बेसिकली आपने स्टडी करना है। नेम होगा जाहिर है, जैसे केस हमने बताया आपको शुरू में कि हम पेशेंट्स के ऊपर काम करते हैं तो उनका नेम है, जेंडर है, एज है, location of producer, what is or are his or her product, who are the customer and suppliers, significance of the place। अभी नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ें हैं आपको बताई गई हैं। हमने इसको जो थोड़ा सा आपको एग्जांपल जो है वो क्लिनिकल पॉइंट से दूंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं आएंगी। वहाँ जाहिर है यही होगा कि आपका पेशेंट कौन है और उसकी डिजीज़ क्या है, किस वार्ड में एडमिट है, इस तरह की चीज़ें। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी केस आपने सेलेक्ट किया है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फैमिली, चाइल्डहुड एंड एजुकेशन और लिटरेसी। फैमिली यानी सिंगल है, जॉइंट है, किस तरह से रहते हैं, फैमिली मेम्बर कितने हैं, सोशल स्टेटस किस किस्म का है उनका, और यानी सोशल क्लास कैसी है उनकी, बचपन कैसा था, चाइल्डहुड कैसा था, कहाँ गुजारा, उनकी अपनी इंटरेस्ट किन चीज़ों में था, और एजुकेशन लेवल क्या है उसका, लिटरेसी लेवल क्या है। और क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि हम शुरू में आपको बताया था कि तमाम जो हमारी कहना चाहिए कि डिसिप्लिन होते हैं उसमें ये यूज़ होता है, तो इसके लिए आपको इसकी मिक्स आउटलाइन जो है दी जा रही है। यंग एज ऑक्यूपेशन और मैरिज, हाउ वाज योर यंग एज, ऑक्यूपेशन प्राइमरी और सेकेंडरी एज, यानी ऑक्यूपेशन क्या था, प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी है, आप शुरू से कोई काम करते हैं या आपने कोई काम करना शुरू किया और प्राइमरी प्रोफेशन कुछ और था, उसके बाद अब आपने ये काम करना शुरू कर दिया होगा कि मैरिज के वक्त एज क्या थी, स्पाउस के बारे में, बच्चों के बारे में, और फैमिली एसेट्स कोई हैं या नहीं है, आपकी इमोशनल हेल्थ किस किस्म की है, ये चीज़ें हैं। बेंचमार्क, कैप्चर द सिचुएशन वेयर द प्रोड्यूसर वाज बिफोर प्रोजेक्ट बिगिन, यानी अगर हम पेशेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पेशेंट की पहले क्या सिचुएशन थी, ठीक है अब वो बीमार है या कुछ इस तरह से, लेकिन पहले उसकी सिचुएशन या कंडीशन क्या थी। न्यू एंड चेंजिंग एटीट्यूड फॉर लाइफ एंड ऑक्यूपेशन, प्लानिंग स्टेज, हाउ यू हैव द आइडिया फॉर चेंज, हाउ एंड वाई यू प्लान, वाई नॉट प्लान, यानी आपने अपनी लाइफ में कभी कोई चीज़ चेंज करने के बारे में सोचा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी हटाकर दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ऑब्वियसली वहाँ ये लिखी जाएगी कि उसमें अपनी लाइफ के अंदर कभी किसी ऑक्यूपेशन चेंज करने का सोच सकता है, वो इसने कभी कोई प्लानिंग की अपने फ्यूचर के लिए या नहीं।
फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आती है, हाउ यू इम्प्लीमेंटेड एनी प्रॉब्लम एंड व्हाई वो हेल्प यू, गैप बिटवीन द प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिड यू नो मार्केट सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, हाउ यू फेस्ड और मिनिमाइज द रिस्क फैक्टर। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जैसे अगर मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल होंगे, ऑब्वियसली आपने पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाया होगा, जिससे पहले समझाया था कि आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है ऑब्वियसली आपने इसमें ये कि आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ी है इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, और क्या किसी ने आपको हेल्प आउट किया, या ऑब्वियसली जैसे शुरू में बताया था, नथिंग इज़ कंप्लीट परफेक्ट एंड नो वन इज़ परफेक्ट। सो कोई ऐसा गैप आपको फेस करना पड़े कि आपने प्लान कुछ किया था और जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू हुए तो उसमें कहीं आपको कोई गैप नज़र आया हो, और उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़े हुए कोई ये जो स्ट्रक्चर्स थे जो आपने फेस किए, और अगर आपने फेस किए तो आपने उनके साथ डील किस तरह से किया, इस फैक्टर्स को मिनिमाइज करने के लिए आपने क्या कोशिश की, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आएंगी। और इनकम, लाइवलीहुड एंड सेविंग, ये तो थोड़ा सा जनरल केस स्टडी की तरफ चला जाएगा कि चेंज ऑफ वेल्थ फ्रॉम बिफोर बिजनेस एंटरप्राइज एंड आफ्टर, यानी आपका जैसा मैंने बताया था कि बिजनेस की फील्ड में भी ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, तो वहाँ आपका इनकम या लाइवलीहुड या सेविंग्स कितनी चेंज हुई, यानी आपको पहले जो वेल्थ था, जो कुछ भी था, आपको पहले किस तरह का था और अब किस तरह का, ये चेंज बेसिकली। Next, impact of project intervention. Explain project intervention. What impacts this project have had for the producer. तो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो ऑब्वियसली हमने ये देखना होगा कि हमारी जो इंटरवेंशंस थी हमने अपने एक्सपेरिमेंट ग्रुप के ऊपर अप्लाई की, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका असर क्या है, जो हमारे पेशेंट्स हैं ज़ाहिर है उनके ऊपर उसका क्या आउटकम आपको नज़र आया। Sustainability and replicability, sustainable change in the life and occupation of the producer, replicable issues, यानी जो भी चीज़ें हैं, अगर जैसे पेशेंट को आपने फॉर एग्जांपल एजुकेट किया है, कोई भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई भी इशू था, उस पर आपने उसको एजुकेट किया तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। लेसन लर्न, आपने इस सब से आपने फिर क्या सीखा, आपकी क्या लर्निंग हुई। जैसे अगर हम केस प्रेजेंट करते हैं, चाहे हम वी आर नर्सेज, वी आर डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स हैं, तो ऑब्वियसली हम साथ साथ जो है वो हमारी लर्निंग होती है, क्योंकि हमने डायरेक्टली जो एक हमारा लाइफ पेशेंट है, लाइफ केस है, उसके ऊपर हमने स्टडी किया होता है, उसके ऊपर हमने काम किया होता है, तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ जो है वो लर्न करते हैं। और ये फ्यूचर प्लानिंग वही है कि आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं फ्यूचर के लिए। आप अगर किसी को आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने देखा कि हाँ जी ये चीज़ टीच की मैंने, इस तरीके से इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट की, उससे जो चीज़ में कुछ कमी आ रही है या मेरा पेशेंट बेहतर हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी फ्यूचर प्लानिंग यही होगी कि इन चीज़ों को आगे भी जो है वो कंटिन्यू रखा जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए उनको।
नहीं, अब इवनिंग क्लासेस मेरे पास नहीं है, मॉर्निंग वाले में बच्चे हैं। ये एक छोटा-सा फॉर्मेट मतलब आपकी वजह तो ख़ैर काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपको समझा दी हैं। हाउ टू मेक अ केस स्टडी फॉर्मेट। A case study provides an analysis of the relationship between a challenge and solution. Uh, Formatting the case study therefore begins with the introduction, which leads into the analysis that enable the readers to evaluate the information presented in the study. Basically, केस स्टडी जो है वो हमें एक एनालिसिस का मौका देती है। रिलेशनशिप यानी कोई भी चैलेंज है, जैसे कोई डिजीज़ है बेटा, वो भी तो चैलेंज ही है ना हमारे लिए, जैसे कोरोना की एग्जांपल इस वक्त मौजूद है। उसमें और उसका सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप ही बेसिकली हमने एनालाइज करना होता है। फिर ज़ाहिर है एक चैलेंज फेस कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन हमने स्टडी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इंटरवेंशंस के थ्रू जो है वो सॉर्ट आउट किया। तो केस स्टडी को हमेशा इस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है कि उसको शॉर्टली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाता है, जो फिर लीड करता है टुवर्ड्स द एनालिसिस। जो हमारे उसमें फिर ये चीज़ें नहीं होती बेटा कि सारी चीज़ें हमने ही बता देनी, यानी हमारा इंट्रोडक्शन देना और उसके बाद उसमें इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं कि जो हमारे पढ़ने वाले हैं, जो रीडर्स हैं, वो भी अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें, वो भी एनालाइज करें सारी सिचुएशन को, जो उसके अंदर हमने अपनी स्टडी के अंदर इंफॉर्मेशन उन्हें दे दी है, वो उसे एवेलुएट करें। सिर्फ ये नहीं हो कि जो हमने बता दिया बस ठीक है जी, जो इसके अंदर लिखा हुआ है लकीर के फकीर बन के हम उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ लें, ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना मतलब आपने इस तरीके से लिखना है, आपका जो रीडर है वो ज़रूर इस सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करे और खुद से एवेलुएट करे इंफॉर्मेशन को जो कि स्टडी के अंदर मौजूद है। Case studies can be extremely complex or very simple. While there are no hard and fast rules to writing a case study, the overall objective of presenting a challenge and solution that can be evaluated should be maintained and used as the guideline to format a case study. केस स्टडी लिखते हैं तो ख्याल कीजिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, मतलब पढ़ने वाले को कुछ समझ ना आए, और जैसे अभी शुरू में बताया लास्ट स्लाइड के कि इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए कि बस आपका रीडर जो है उसको रीड करके आगे चला जाए। उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए कि जिसको एनालाइज किया जा सके, और ज़ाहिर है एनालाइज करने के लिए ज़रूरी है कि अगर बहुत सिंपल चीज़ें होंगी तो उसको एनालाइज करने के लिए कोई
उसमें कहना चाहिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, और अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो कैसे एनालाइज करें। बहरहाल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है केस स्टडी को लिखने के। बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे माइंड में रख के केस स्टडी लिखी जाती है। ऑब्जेक्टिव वही है जो पिछले स्लाइड में भी हमने पढ़ा कि एक चैलेंज होगा ऑब्वियसली, और उसका सॉल्यूशन हमने ढूंढना है, उसको फिर हम इवेलुएट भी कर सकें ना सॉल्यूशन को, कि वेदर हमने जो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, हमने जो ये गाइडलाइंस बनानी है, क्या ये सारी चीज़ें जो हमने इवेलुएट की हैं वो उसमें यूटिलाइज हो सकती हैं या नहीं हो सकती। Instructions introduce the challenge in the beginning of the case study. जो पहले बता दिया, you can introduce the challenge by simply starting what the challenge is. Within the introduction, provide some background information on the factors that drive the business to seek the solution. For example, company ABC grew beyond expectations in the first 5 years of being in business. As a result, could not meet shipping expectations on time. It is also a common practice in a case study to provide the solution with the introduction section to give the reader the context of the study. यानी उसमें उन्होंने चैलेंज जो फेस कर रहे थे कि जी बड़े तेज़ी से ग्रो कर रहा था, और जिस वजह से वो अपनी जो शिपिंग की एक्सपेक्टेशंस उसको टाइमली फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो ऑब्वियसली ये उनके लिए एक चैलेंज है जिसके लिए उन्होंने सोल्यूशन निकालना है। Provide the steps the business took in reaching the solution. You can break this portion of the case study down into as many segments as makes sense for clarity's sake. Continuing the example, company ABC break down the process of finding the solution into 3 steps: researching the problem, researching potential business partner, and how implementing the solution took place. उन्होंने कहा कि आप इसको जितने स्टेप्स में चाहें, नीचे का जो हमारा पोर्शन है से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ABC कंपनी की भी एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने 3 स्टेप्स में उसे डिवाइड किया कि प्रॉब्लम को रिसर्च कर लें, उसके बाद क्या सोल्यूशन है उसका, जाहिर है कि हम अपने साथ कुछ बिजनेस पार्टनर ऐड ऑन कर सकते हैं ना, और उसके सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें। The elements of this section should enable the reader to reach the same conclusion the business reached when going through the steps toward reaching the solution. Conclude the case study by summarizing the outcome the business experienced in moving toward the solution. Keep a close correlation with how the positive outcome is tied to one of the steps the business took in determining the solution. For example, company ABC found that according to market research, company XYZ can not only solve the shipping problem now but is able to handle the expected shipping needs of company ABC for years to come. Okay, फिर कंक्लूड करना है, कंक्लूजन समराइज करना है अपनी जो आपकी केस स्टडी है उसको। उसमें फिर उन्होंने ये एग्जांपल दी कि जैसे अगर हमारी कंपनी ABC है, हम किसी दूसरी कंपनी को उन्होंने रिसर्च किया, सारा देखा, उस पर उन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ जी ये कंपनी XYZ जो है ये हमारे प्रॉब्लम्स में हमारी पार्टनर बन सकती है, हमारे प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व कर सकती है, कि जो भी एक्सपेक्टेड हमारे शिपिंग के प्रॉब्लम्स हैं वो ना सिर्फ अपनी बहुत अच्छे तरीके से शिपिंग के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगी, बल्कि वो आने वाले कई सालों में जो है वो हमारे लिए भी जो है वो हमारे साथ भी हमें हेल्प कर सकती है।
केस स्टडी का आगे हम नर्सिंग की जो बेसिकली हमारा मकसद है सारा केस स्टडी को पढ़ने का, तो नर्सिंग में केस स्टडी को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, क्या उसमें मेन हेडिंग्स होती हैं और क्या-क्या चीज़ें उन हेडिंग के अंदर हमें इंक्लूड करनी होती है, वो बस इस एक्टिविटी का लास्ट पोर्शन है, इम्पोर्टेंट है, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अभी ये उससे पहले लास्ट स्लाइड है केस स्टडी का फॉर्मेट के वेयर इन विच सेटिंग डिड चेंज टेक प्लेस, व्हाट वाज द conservation issues that changed, what were the main features of the landscape before and after the change। यानी ज़ाहिर है अगर हॉस्पिटल, अगर हमने पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमने एक हॉस्पिटल सेटिंग की जिसमें हम कुछ चेंज लेके आए हैं, लोगों के कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे वो बात ही नहीं करना चाहते, तो वो इश्यूज पहले क्या थे, चेंज होने के बाद क्या हुए, ठीक है, एंड who were the main characters, personalities crucial for the behavior change, how did they relate to the कंजर्वेशन इश्यूज, यानी वो मेन कैरेक्टर्स उसमें कौन कौन थे, उनकी पर्सनालिटीज़ किस किस्म की थी, उनका बिहेवियर किस किस्म का था, आपने उन्हें चेंज किया, ये सारी चीज़ें हैं। देन व्हाट ऑफ विच कैरेक्टर बट एग्जैक्टली वाज द चेंज इन नॉलेज स्किल। अब ये जो आपने कहा कि जी आपके किसी भी शख्स के अंदर चेंज आया है, तो बताएं कि वो कैरेक्टर कौन थे, वो लोग कौन थे जिनके अंदर चेंज आया और किस चीज़ में चेंज हुआ, उनके नॉलेज स्किल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस में क्या change आया, when did change really start to take off, what was the tipping point, what was the main trigger to get the change process into motion। अब when मतलब कि वो change basically ठीक है आपने सिखा दिया सारा कुछ है, लेकिन वो चीज़ें नज़र भी आनी चाहिए ना, उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में वो चेंज नज़र आना चाहिए। तो वो किस वक्त बेसिकली वो चेंज ऐसा था कि आपको नज़र आना शुरू हुआ कि हाँ जी इनके अंदर ये चेंज आ गया है। हाउ व्हाट knowledge, attitude, yeah, practices, intervention were used to organize the change process, influence attitude and bring about behavior change। What other interventions were needed? तो किस तरह से वो interventions basically आपने organize की कि लोगों के अंदर change आया, लोगों ने उसको understand किया, अपना behavior उसके accordingly change किया, और क्या आपको उसके साथ कुछ और भी interventions करने की ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी। देन लास्ट में होता है वाई, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ चेंज प्रोसेस, व्हाट मेड इट लास्ट, व्हाट अदर चेंजेस वर ट्रिगर्ड, व्हाई वाज दिस इम्पोर्टेंट। अब इसमें लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो ये सारा चेंज प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, कुछ अहमियत भी थी इसकी, कोई सिग्निफिकेंस भी थी, ज़रूरी भी था, उसको कोई इम्पैक्ट आया, और आया भी तो कितने अर्स तो ये तो नहीं कि एक दिन आपका बिहेवियर जो आपके पार्टिसिपेंट्स उनका बिहेवियर चेंज हुआ, 2 दिन बाद फिर से वो अपने उसी एटीट्यूड के ऊपर आ गए, ऐसा कुछ तो नहीं था। इसके अलावा और कौन सी चेंजेस थी जिनको ट्रिगर किया गया, और व्हाई दीज चेंजेस वर नीडेड और व्हाई दीज चेंजेस वर इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। अब ये नर्सिंग केस स्टडी की प्रेजेंटेशन है, ये अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ बीच में रह जाएगी, अभी 1:15 हो गए हैं, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए, फिर इंशाल्लाह बस ये इम्पॉर्टेंट भी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी आप सब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, आपकी अटेंडेंस हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसे कंप्लीट करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।